स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू इंडियन पॉलिटी। आई एम क्वाइट श्योर कि पिछले एक दो हफ्ते में आपने इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा सुनी है, जहां पे दो राज्यों के बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। आपने जरूर सुना होगा महाराष्ट्र और कर्नाटका का विवाद, जहां पे वॉर ऑफ वर्ड्स छिड़ चुकी है बिटवीन दी कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई एंड द महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव, जहां पे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी बेलगावी इशू के ऊपर स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। ऑपोजिशन भी इसके ऊपर काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। तो हम लोगों ने एक देखा यहाँ पे कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, दी बेलगावी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा हम लोगों ने हाल ही में एक और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी देखा, असम और मेघालय बॉर्डर पे वायलेंस हुआ, जहां पे इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया कई सारे एरियाज में। तो आज हमारी डिस्कशन इसी मुद्दे पे होने वाली है। अब टेक्निकली हम लोग इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच क्या चल रहा है या फिर असम और मेघालय के बीच क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग ब्रॉडली डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट दी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया। यानी कि हमारे डिस्कशन का मुद्दा है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इसके अलावा हम लोग इस डिस्कशन के सेकेंड पार्ट में इंटरस्टेट डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, राइट, कि कैसे हम लोग इन चीजों को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इंटरस्टेट काउंसिल, क्या ये एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बन सकता है इंटरस्टेट डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में। ये हमारी डिस्कशन का आज का मुद्दा रहेगा। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, अलग अलग इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे और प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन, राइट। इस डिस्कशन के अंत में आपके लिए एक सवाल भी है फ्रॉम मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव। नाउ टू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दैट हमारा फाउंडेशन बैच 9 शुरू हुआ है 30 नवंबर से। लेकिन अगर आप यूपीएससी की नहीं, अगर आप दूसरे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए जनरल स्टडीज बहुत जरूरी हो जाता है। और जनरल स्टडीज का बेस क्या है, जनरल स्टडीज का फाउंडेशन क्या है, इट इज एनसीईआरटी। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी कोर्स शुरू किया है 5 दिसंबर से। कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स आपके लिए चलेगा, 100 दिन ये मॉड्यूल चलेगा, यानी कि प्रीलिम्स के लिए भी आप तैयार रहोगे, दूसरे एग्जाम्स के लिए आप तैयार रहोगे। एनसीईआरटी मॉड्यूल, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी मॉड्यूल एंड इट कम्स एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 1,500 रुपये आपको मिल जाएगा, लेकिन कंपनी प्राइस है 5,000। अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, हेवी डिस्काउंट, तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइव, तभी यू विल गेट दिस कोर्स फॉर दिस प्राइस। सो गो टू आवर वेबसाइट studyIQ.com पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जल्द से जल्द एनरोल करें बिफोर 5 दिसंबर, राइट। चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है इंटरस्टेट डिस्प्यूट के बारे में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की लिस्ट। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने बताया था कि इंडिया में 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बीच कुछ विवाद चल रहा है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स आपने देखा होगा। हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच डिस्प्यूट है, वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो चुका है ओवर द बेलगावी डिस्ट्रिक्ट, राइट। कर्नाटका कहता है बेलगावी अभी फिलहाल कर्नाटका में ही है, महाराष्ट्र कहते हैं वो कर्नाटका में आना चाहिए। हाल ही में कर्नाटका के सीएम ने स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ महाराष्ट्र के गाँव कर्नाटका में आना चाहते हैं। उसके ऊपर एक वॉर ऑफ वर्ड छिड़ चुकी है, एक डिस्प्यूट छिड़ चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हो असम के विवाद है बहुत सारे स्टेट्स के साथ, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, असम, मेघालय। आपने देखा असम मेघालय का हाल ही में जो इशू हुआ था, असम और मिजोरम का भी इशू है ओवर दी बॉर्डर। आप जानते हैं कि पहले ब्रिटिश टाइम के दौरान असम आई वुड से वाज द ओनली स्टेट, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे राज्य बने, और जब वो राज्य बने, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से, स्पेशली बॉर्डर की वजह से, एरियाज की वजह से, ट्राइबल रीजन्स की वजह से ये सारे डिस्प्यूट्स अभी भी क्रॉप अप होते हैं कभी ना कभी। हाल ही में असम और मेघालय का इशू रेज हुआ। इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है ओवर सरचू। दोनों एक दूसरे के काउंटर क्लेम्स है ओवर द सरचू रीजन। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच परवाणु रीजन में कुछ एरिया से कुछ गांव है जिसके ऊपर काउंटर क्लेम्स आते हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच
बॉर्डर डिस्प्यूट है ओवर एटलीस्ट 60 विलेजेस, मोर देन 60 विलेजेस के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। इन डिस्प्यूट्स के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आप देख सकते हो प्रेडोमिनेटली नॉर्थ ईस्ट एरिया इज इन्फेस्टेड विथ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बिहार और यूपी में भी कुछ रिवर कोर्सेज की वजह से जब भी रिवर कोर्स बदलती है तो उसके ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू होता है। इसके अलावा गुजरात राजस्थान के भी कुछ क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स थे मानगढ़ हिल के ऊपर। अपने हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी। कर्नाटका महाराष्ट्र डिस्प्यूट, वी नो कर्नाटका एंड केरला ओवर द कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था कासरगोड के ऊपर भी इशू हुआ था। आंध्रा, ओडिशा, ओडिशा छत्तीसगढ़, ओडिशा झारखंड, तो कई सारे राज्यों में इंटरस्टेट डिस्प्यूट है। अब प्रिडोमिनेंटली किस चीज़ के लिए? बॉर्डर के लिए, कि ये गांव मेरा है, ये एरिया मेरा है, यहाँ पे मेरे भाषा यानी कि मेरी जो लैंग्वेज बात करती है, मेरे स्टेट में जो लैंग्वेज चलती है उसके लोग हैं, तो एरिया हमारे अंदर आना चाहिए। कुछ इस तरह के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इंडिया में बहुत सारे राज्यों में इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स है क्यों? इवन आफ्टर 70 ईयर्स व्हाई आर दिस डिस्प्यूट हियर? कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है, मैं कहूंगा ब्रिटिश पॉलिसी। हम जानते हैं कि हमारे जो कॉलोनाइजर थे, सो कॉल्ड ब्रिटिश, उनकी पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। और इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते उन्होंने कभी इस पार्टी को सपोर्ट किया, कभी उस पार्टी को सपोर्ट किया। नॉट जस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट, आप जानते हो कि कर्नाटक और तमिलनाडु का जो कावेरी डिस्प्यूट है, अगेन ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से उसकी शुरुआत हुई, ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं। तो ब्रिटिश पॉलिसीज कुछ इसी तरह की रही है, जहां पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल कर चुकी है, और उनके जो मैप्स आ चुके हैं पहले, उन मैप्स की वजह से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम और दूसरे जो राज्यों का जो डिस्प्यूट चलता है, मेनली बिकॉज ऑफ कंफ्यूजिंग ब्रिटिश मैप्स एंड कंफ्यूजिंग ब्रिटिश नोटिफिकेशंस। इसके अलावा इंडिया में एक और बड़ा फैक्टर है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के लिए, वो मैं कह सकता हूं कि हमारा स्ट्रेंथ भी है, हमारा स्ट्रेंथ ही है, हमारा थोड़ा सा वीकनेस भी है। हम लोग कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, विभिन्नता में ही हमारी एकता है। तो डाइवर्स जो पीपल है या फिर डाइवर्सिटी जो है इंडिया में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशूज फॉर दिस डिस्प्यूट। जैसे कि लैंग्वेजेस, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बात की जाती है, लैंग्वेज से जुड़ी हुई एक रीजनल कनेक्ट है या फिर लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, अलग अलग राज्यों में। और हमारी जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुई थी 1956 में, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ही, ऑल्दो बहुत सारे राज्य खुश हुए थे इसकी वजह से, लेकिन कुछ एरियाज थे जो नाखुश थे इसकी वजह से। स्पेशली अब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र से या फिर मद्रास से, उस समय मद्रास केरला, कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल, वाइस वर्सा। जैसे लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी आज भी हम फॉल्ट लाइन्स देख सकते हैं। इसके अलावा एथनिसिटी, अब एथनिसिटी कहाँ पे? मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ट्राइबल कल्चर, एथनिसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स टेरेन है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब कॉम्प्लेक्स टेरेन की वजह से क्या होता है कि बॉर्डर डिमार्केट करना बहुत मुश्किल होता है। और एथनिसिटी यानी कि एक ट्राइब है जो कहता है कि ये हिल मेरा है, लेकिन उस हिली टेरेन की वजह से जब भी बॉर्डर आप ड्रॉ करते हो, और ब्रिटिश ने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ड्रॉ किए हुए थे, तो इन बाउंड्रीज की वजह से ट्रेडिशनली अब एक ट्राइब कहेगा कि ये एरिया मेरा आता है, दूसरा ट्राइब कहेगा नहीं, इस नोटिफिकेशन से ये मेरा है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। कॉम्प्लेक्स टेरेन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और फाइनली एक और प्रॉब्लम भी है, वो जुड़ी हुई है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के साथ। अब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के चलते भी काफी ज्यादा चेस्ट थंपिंग चलती है। अब जैसे टिपिकली कर्नाटक और महाराष्ट्र में इट इज मेनली अ बिग इलेक्टोरल इशू, पॉलिटिक्स का भी इशू बन जाता है, द एंटायर बेलगावी डिस्प्यूट इशू, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ऑफ द इंटरस्टेट डिस्प्यूट इन आवर कंट्री, अलग अलग राज्यों में हम लोगों ने देखा। एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बॉर्डर डिस्प्यूट, ध्यान रखिए केवल बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसे रिवर डिस्प्यूट तो है ही है, बहुत सारी चीजें, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट इन रीजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप समझ गए कि सर डिस्प्यूट तो बहुत राज्यों के बीच में है, डिस्प्यूट क्यों हो रहे ये भी मैं समझ गया, लेकिन क्या इन डिस्प्यूट का कोई सोल्यूशन निकल सकता है? ऑफ कोर्स सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी की गई है, जैसे अलग अलग कमिटीज और कमीशंस की घटना की गई फॉर सोल्यूशन रिकमेंडेशन। जैसे मैं आपको लिस्ट करा सकता हूँ, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच क्या है, जस्टिस महाजन कमीशन आई, उसके बाद सुंदरम कमीशन आई असम और नागालैंड के लिए, सुंदरम कमीशन, शास्त्री कमीशन, तरुण चटर्जी कमीशन, बहुत लंबी लिस्ट आपको निकली है कमेटी कमीशन की। इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, किसी एक राज्य ने माना, दूसरे राज्य ने नहीं माना, अभी भी प्रॉब्लम चलती रहती है। अब कई बार ऐसा होता है कि रिकमेंडेशन मान ली, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी दे दी, तो अल्टीमेटली चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे डिमार्केशन हुई
असम और मेघालय के बीच, मेघालय चलेगी सुप्रीम कोर्ट कि ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन भी होती है, राइट। इसके अलावा एमिकेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी एक जरूर एक एवेन्यू है, लेकिन इन तीनों जगह पे भी कमेटी हो, कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन हो, एमिकेबली रिजॉल्व करना है, हर जगह पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल मिलेगा। जैसे कि अगर कमेटी कमीशन की घटना करनी है, केंद्र सरकार ने घटना करनी है जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों आएंगे। कई बार हम लोगों ने रीजनल कमीशंस भी देखे, जैसे असम और मेघालय में उन्होंने खुद के रीजनल कमीशंस भी बिठाए हुए थे, लेकिन सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कमिटीज कमीशन की घटना हुई। जब भी डिस्प्यूट जाता है, केंद्र सरकार भी यहां पे पार्टी बन जाती है, केंद्र सरकार का भी इनपुट आना चाहिए, केंद्र सरकार का क्या रवैया है। अगर एमिकेबली रिजॉल्व करना भी है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। यानी कि हर सूरत में केंद्र सरकार को बड़ा रोल प्ले करने की जरूरत होती है। और जो मैंने आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इशू बताया, अगेन इट इज एन इशू ऑफ फेडरलिज्म ऑल्सो, क्योंकि केंद्र सरकार का रोल है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर केंद्र में एक पार्टी है और डिस्प्यूटेड जो राज्य है, उन दोनों में भी किसी एक राज्य में केंद्र बेस्ड पार्टी है, तो प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीजों की वजह से इंटरस्टेट डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। और हमारे संविधान में इस चीज को ऑलरेडी मैं कहूंगा एंटिसिपेट किया हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने देखा इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उन्होंने एमिकली डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है, इंटरस्टेट काउंसिल। तो हमारी अभी अगली चर्चा होने वाली इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। कैन इंटरस्टेट काउंसिल बिकम एन इफेक्टिव मीन्स फॉर रिजॉल्विंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं एक एवेन्यू जो हमारे संविधान में ही दिया हुआ है, क्या ये सॉल्व कर सकता है अभी जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको। चलिए समझते हैं इंटरस्टेट काउंसिल को। सबसे पहले इंटरस्टेट काउंसिल के प्रावधान कहां दिए हुए हैं। आई वुड अप्रिशिएट अगर एस्पिरेंट्स इसको याद रखें, आर्टिकल 263। इनफैक्ट दो आर्टिकल से बहुत जरूरी है। आर्टिकल 262 क्या है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है, और आर्टिकल 263 है इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप दोनों भी ध्यान रखें फ्रॉम सेंटर स्टेट पर्सपेक्टिव, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे संविधान के मेकर्स ने ऑलरेडी एक आर्टिकल दिया हुआ था, आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसके तहत ये स्टेट्स की जो डिस्प्यूट रहेंगे, यानी कि उसको फंक्शन दिया गया कि स्टेट में अगर कुछ डिस्प्यूट आएंगे, जैसे स्टेट के कुछ रिवर वाटर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ सब्जेक्ट्स है जहां पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के भी कुछ डिसएग्रीमेंट है, या फिर कुछ राज्यों के भी जो डिसएग्रीमेंट है, यानी कि फेडरल इश्यूज अगर है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई एनी सब्जेक्ट फॉर ब्रिंगिंग बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड अमॉन्ग द स्टेट्स, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। इस तरह की एक बॉडी का प्रोविजन जरूर है, और हाल ही में ये बॉडी बनी हुई है। कुछ महीनों पहले ही होम मिनिस्ट्री ने इस तरह की एक बॉडी बनाई है, राइट। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है उसके, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। इंटरस्टेट काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर विल बी चेयरमैन, सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिन यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो भी रहेंगे। साथ ही साथ इस बार जो इंटरस्टेट काउंसिल बनी है उसमें 10 मिनिस्टर्स को भी नॉमिनेट किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको ध्यान रखना है, इंटरस्टेट काउंसिल इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, राइट, एडहॉक बॉडी है, इसको बनाया गया है, हाल ही में बनाया गया है। और ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विद नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग जो टीम इंडिया हम लोग कहते हैं, नीति आयोग के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक मैंडेट दिया हुआ है टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। और इसी के लिए सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से डिस्प्यूट राइज हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच, असम मेघालय दूसरे राज्यों के बीच, तो क्या इंटरस्टेट काउंसिल यहां पे एक सोल्यूशन ला सकती है। लेकिन अगर हम लोग इंटरस्टेट काउंसिल की परफॉर्मेंस की ही बात करें, उसके ऊपर ही सवाल बहुत ज्यादा उठ चुके हैं। देखिए 1990 तक इंटरस्टेट काउंसिल बनी ही नहीं थी, विच इज क्वाइट सैड। ऑल्दो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनी हुई, जैसे कि आप जानते हैं 1990 से पहले भी देयर वाज प्लानिंग कमीशन है, अब हाल ही में आपको नीति आयोग मिलेगा। ये पैरेलल बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संविधान में ही जो बॉडी दी गई है उसी को नहीं बनाया गया, लेकिन सरकारी कमीशन ने 1990 से पहले जब उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद पहली बार इंटरस्टेट काउंसिल बनी। लेकिन अभी तक मैं कहूँगा 30-32 सालों में 30-32 मीटिंग भी नहीं हुए इंटरस्टेट काउंसिल की। अभी तक 1990s के बाद
केवल मैं कहूँगा 12 मीटिंग्स हुई है, 12 मीटिंग हुए सिंस 1990 और 11वीं मीटिंग हुई थी 2016 में। लेकिन अभी हाल ही में इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप की गई है, तो आशा करते हैं कि दिस इंटरस्टेट काउंसिल कैन रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरस्टेट काउंसिल एक एडहॉक बॉडी है, आशा करते हैं कि इसका रोल और भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इसको एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट दे देंगे, इसकी रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस भी इंप्रूव हो सकते हैं। अगर डिस्प्यूट से तो डिस्प्यूट को भी हम लोग एमिकेबली रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, राइट। अब आप एक चीज आर्ग्यू कर सकते हो कि सर नीति आयोग ऑलरेडी है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। देखिए, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी दिया हुआ है कि इंटर स्टेट काउंसिल है बेटर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो एक बेटर प्लेटफॉर्म बनेगा टू रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स एंड ब्रिंग कन्वर्जेंस इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। इनफैक्ट ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इंटर स्टेट काउंसिल का रोल आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस बॉडी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फोरकास्ट करें, अभी फिलहाल जब भी हम लोग डिस्प्यूट की बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकता है, या फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड हो सकता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, या फिर मेनलैंड वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का डिबेट, इस तरह की डिवीजन हम लोग बात कर सकते हैं इन द इंटर स्टेट इशूज या फिर सेंटर स्टेट इशूज ऑल्सो। लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग और भी चीजें एंटिसिपेट कर सकते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज डीलिमिटेशन। आप जानते हो कि 2026 तक डीलिमिटेशन के ऊपर एक रोक लगी हुई है, लेकिन 2026 बड़ी जल्दी आने वाला है, कुछ ही सालों में आ जाएगा। और डीलिमिटेशन का जैसे ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। तो आगे चल के अगर राज्यों के बीच और भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए, कन्वर्जेंस, कोऑपरेशन होनी चाहिए, तो इंटरस्टेट काउंसिल इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, नॉट जस्ट इन दीज डिस्प्यूट्स। अभी के डिस्प्यूट को तो रिजॉल्व कर ही सकते हैं, फ्यूचर डिस्प्यूट जो भी आएंगे उनके लिए भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए इंटरस्टेट काउंसिल एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव सॉल्यूशन बन सकता है अगर इसको हम लोग रिजुविनेट करें, अगर इसको हम लोग रिवैम्प करें। जैसे कि मैंने आपको परफॉर्मेंस बताई, पिछले 30-32 सालों में आधी भी मीटिंग यानी कि हर 2 साल में भी मीट नहीं हो रही है। तो आगे आने वाले समय में आशा करते हैं कि इंप्रूवमेंट हो जाए और डिस्प्यूट्स एटसेट्रा वुड बी रिजॉल्व्ड एंड बेटर कोऑर्डिनेशन इन टर्म्स ऑफ सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट बोथ। लेट्स होप कि दे रिजॉल्व। अगर इसके ऊपर कोई ट्रैक्शन जरूर आएगी और जब भी वो ट्रैक्शन आएगी तो हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे ऑन स्टडी आईक्यू। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है ये, डू यू अग्री दैट द इंटरस्टेट काउंसिल रिमेन्स अ हाईली अंडर यूटिलाइज्ड फोरम? इसका सेकेंड पार्ट भी है, व्हाट रोल कैन इंटरस्टेट काउंसिल प्ले इन द करंट फेडरल पॉलिटी वेयर मल्टीपल इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैव क्रॉप्ड अप? तो इस सवाल का आपको जवाब देना है। आशा करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिल चुका है यहाँ पे रिगार्डिंग द डिस्प्यूट्स, रिगार्डिंग मल्टीपल इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, साथ ही साथ कैसे ये एक इफेक्टिव एवेन्यू बन सकता है, राइट। चलिए, इनफैक्ट इसके ऊपर अगर जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर फिर से डिस्कशन करेंगे ऑन स्टडी आईक्यू। दैट इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।